साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 225 एंड सेक्शन 226 BNSS का, और ये कैसे हेल्पफुल है उन व्यक्तियों के लिए जिन पर आरोप हैं। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और वो एक प्रोसीडिंग को जो है फेस कर रहे हैं इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोविजंस को और स्टेप बाय स्टेप जो है हम समझेंगे इंटरप्रिटेशंस को, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं पड़े। क्लियर हो गया आपको? चीज़ें बहुत सिंपल है पर आपको समझनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली जो है प्रोसीड करना पड़ेगा। साथियों, सेक्शन 225 BNSS का जो है बात करता है पोस्टपोन ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस, पर इससे हमको कोई कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ पोस्टपोन ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस, तो इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन दिखा पाओगे? कुछ भी नहीं। तो इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको भी जो है हमको देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 1 कि कोई मजिस्ट्रेट है जिसके पास एक कंप्लेंट जुरिडिक्शन है, जिसको एक कंप्लेंट मिलती है प्रोसीड करने के लिए, और वो उस कंप्लेंट पे जो है कॉम्पिटेंट है टू टेक कॉग्निजेंस। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में अगर फाइल पे ऐसी स्थिति है कि जो उसका लोकल जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शन में आरोपी निवास नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ अजमेर की, तो अजमेर में डिफरेंट थाने हैं, उनके डिफरेंट कोर्ट हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि कंसर्न जो परिवादी है वो तो है अजमेर का, और जो कंसर्न जो आरोपी है वो है जयपुर का। क्लियर है? तो जयपुर का आरोपी अजमेर के सक्षम मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में निवास नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो उस लाइन को अपन कहाँ सस्टेन करेंगे? एज पर लॉ, वेयर द अक्यूज इज रिसाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइज हिज जुरिडिक्शन। तो ये फैक्ट दिखाई दे रहा है फाइल के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट जो है कोर्ट में पेश होती है तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। उसमें नाम होगा परिवादी का, नीचे नाम होगा आरोपी का, और आरोपी के नाम के साथ साथ उसका पूरा बल्द मीन्स पिता का नाम, उसका सकीन मीन्स पता पूरा होगा, और उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट को जो है कई चीज़ें डिटरमिन करनी पड़ती है। तो एक डिटरमिनिंग फैक्टर क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट है, उसका जुरिडिक्शन जो है कॉम्पिटेंट है, और उसके पास अधिकारिता है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो ऐसे सिनेरियो में अगर उसको दिखाई देता है परिवाद के अंदर कि जो आरोपी है वो निवास कर रहा है कोर्ट के जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जाकर, तो ऐसी स्थिति में वो पोस्टपोन कर देगा इशुएंस ऑफ प्रोसेस। तो इसका मतलब आरोपी तो बच गया, अब कार्रवाई तो होगी नहीं। अब कार्रवाई कैसे होगी? उसका प्रोसेस क्या है कि वो एक इंक्वायरी करेगा ग्राउंड लेवल के ऊपर। ये इंक्वायरी वो खुद से कर सकता है, थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकता है, इवन इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है पुलिस के द्वारा। और ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है बहुत हेल्पफुल होती है टू डिसाइड कि हम आगे प्रोसीड करें या नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट जो है छुपा लेता है परिवादी, तो सही फैक्ट जो है कोर्ट को मालूम नहीं पड़ते। तो कोर्ट इस बात की पॉसिबिलिटी रखता है कि कहीं ना कहीं अक्यूज का फॉल्स इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के लिए वो अपनी एजेंसी को भेजेगा कि वहाँ जाइए और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके लाइए। अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन होगा तो कितना फ़ायदा जो है वहाँ पर आरोपी को होगा। तो निष्पक्ष जांच से, निष्पक्ष रिपोर्ट से भी आरोपी के राइट्स को जो है सिक्योर कर सकता है कंसर्न कोर्ट। अगर कोर्ट ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर रहा है, यू मे चैलेंज द प्रोसीडिंग ऑन दैट काउंट एज वेल। पर इसमें कुछ राइडर्स भी हैं। वो राइडर क्या है? ऐसे कोई डायरेक्शंस नहीं होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर मजिस्ट्रेट को ये कारण है बिलीव करने का कि जो ऑफेंस है जिसकी कंप्लेंट की गई है, ये ट्रायल करेगा कोर्ट ऑफ सेशंस। अब ये चीज़ क्या है, इसको अपने को समझना पड़ेगा, और इसमें अधिकार कैसे रक्षित होंगे कंसर्न आरोपी के, इसको जो है अपने को समझना होगा। साथियों, बेसिकली एक किस्सा जो है मेरे ध्यान में आता है। अजमेर के अंदर एक चर्चित व्यक्ति थे, उनके विरुद्ध जो है एक मामला दर्ज हुआ सेक्शन 376 IPC में। पुलिस ने जो है जांच करी और अल्टीमेटली उस केस में जो है FR लगा दी। कंसर्न वकील परिवादी ने प्रोटेस्ट दाखिल करी, और उसके बाद उन्होंने जो है कंसर्न परिवादी की बयान करा दिए, अन्य गवाह के बयान करा दिए, और कोर्ट में 202 CRPC, अब ये क्या हो गया 225 BNSS, इसकी जो है दाखिल कर दी एप्लीकेशन, और कोर्ट से प्रेयर करा रिगार्डिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन ये था कंसर्न स्टेट का कि ऐसे डायरेक्शंस कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई भी डायरेक्शंस है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के, वो तभी हो पाएंगे जब CRPC जो है परमिट करती हो। अगर CRPC परमिट नहीं करती है तो किसी भी रूप में ऑर्डर नहीं हो पाएगा। बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाके कोर्ट अपनी जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो उसमें पहला राइडर क्या था कि ऑफेंस की अन्वीक्षा जो है केवल कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशंस। तो वहाँ पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर जो है कोर्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर भी कोर्ट को एविडेंट था कि सेक्शन 376 IPC है, इसका ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशंस से होगा। तो ऐसी स्थिति में 202 CRPC के तहत या 225 BNSS के तहत, अभी हो गया BNSS और सेम प्रोविज़न है, इसके तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दिए जा सकते। क्लियर है? तो ये चीज़ें बहुत बारीक हैं बट टेक्निकल है, जिसका ज्ञान हर आरोपी को होना आवश्यक है। दूसरी बात है कि वेयर द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट,
unless the complainant and the witnesses present, if any, have been examined on oath under section 223। कुल मिला के इतनी सी बात यह है कि कंप्लेंट जो है कोर्ट में होनी चाहिए और जो कंसर्न परिवादी है और जो कंसर्न विटनेसेस उनके बयान रिकॉर्ड हो जाने चाहिए 223 में। अगर उनके बयान रिकॉर्ड नहीं हुए तो भी कोर्ट जो है इस तरह के प्रोसेस को जारी नहीं कर सकता। बस ये राइटर है, ये अपने को जो है समझना है मोटा मोटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंक्वायरी करते हुए मजिस्ट्रेट जो है एडिशनल विटनेसेस के बयान जो है रिकॉर्ड कर सकता है, पर वो रिकॉर्ड करेगा ऑन ओथ ना कि ऑन एफिडेविट। तो ये कॉमन एरर्स हैं जो मजिस्ट्रेट अक्सर गलतियां कर देते हैं, जिसका फ़ायदा डिफेंस ले जाता है। तो आपको एक एक चीज़ को जो है देखना है बारीकी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोवाइडेड दैट अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस जिसकी कंप्लेंट की गई है, अगर वो ट्रायल करेगा केवल कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो कंसर्न परिवादी को कॉल अपॉन करेगा और उससे कहेगा कि अपने विटनेसेस को और अपने जो एविडेंस है उसको प्रोड्यूस कीजिए, और जो विटनेस प्रोड्यूस होंगे टू सस्टेन द एविडेंसेस उनको एग्जामिन करेगा ऑन ओथ। तो ये एक इंक्वायरी का प्रोसेस है। कुल मिला के प्रॉपर एस्केप जो है आरोपी को भी नहीं दिया है, पर इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि आरोपी का गलत रूप से या नाजायज़ रूप से जो है हैरेसमेंट या प्रोसिक्यूशन ना हो। सब क्लॉज नंबर हम 3 को देखते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन जो है किसी व्यक्ति के द्वारा की जा रही है जो कि पुलिस वाला नहीं है, तो ही शैल हैव फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन ऑल द पावर कन्फर्ड बाय दिस संहिता ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। कुल मिला के इतनी सी बात है कि अगर कोई जांच कोई एजेंसी कर रही है या कोई थर्ड पार्टी कर रही है और वो जांच जो है कोर्ट के आदेश से हो रही है, तो उसके पास सारी पावर्स वही हैं जो एक पुलिस के पास में होती है, बट वो कोर्ट की परमिशन के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकता। वो परमिशन कैसे मिलेगी? बाय द वर्च्यू ऑफ वारंट। तो अमूमन ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं 225 BNSS में या 202 CRPC में कि आप जांच कीजिए, तो वहाँ पर पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस केवल जांच करती है और रिपोर्ट सौंपती है कोर्ट को। फिर कोर्ट अगर प्रसंज्ञान लेती है तो कोर्ट आपको तलब करती है या तो सम्मन से या जमानती वारंट से। ये एक बेसिक प्रोसेस है और ये भी गाइडलाइंस है कि ऑफेंस भले कितना ही गंभीर हो, आरोपी को अरेस्ट वारंट से ना बुलाएं। क्लियर है बात ये? तो ये सब आपके लिए प्रोटोकॉल्स हैं जिसका ध्यान आपको होना चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 226 BNSS के ऊपर। अगर स्टेटमेंट फाइल पर है, कोई इंक्वायरी हुआ है या कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सेक्शन 225 BNSS में मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने के, तो वो कंप्लेंट को जो है डिसमिस कर देगा और अपने रीजंस को जो है रिकॉर्ड करेगा। मोटी मोटी बात यह, कई बार ऐसा होता है कि रूटीन मैनर में मजिस्ट्रेट जो है प्रसंज्ञान ले लेते हैं या जल्दबाजी में जो है प्रसंज्ञान ले लेते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्ष 1997 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह स्पष्ट है कि इशुएंस ऑफ समन इज़ नॉट द मैटर ऑफ कोर्स। अगर आप समन्स को इशू कर रहे हैं, रूटीन मैनर में कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू प्ले विथ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कंसर्न्ड अक्यूज्ड। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि फैक्ट्स फाइल पर क्या है, दूसरी बात उसका कॉरोबोरेशन क्या है, तीसरी बात सब्सटेंस क्या है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि फॉल्स इंप्लीकेशन नहीं है, और चौथी बात प्रथम दृष्टया रूप से क्या वायलेशन है कानून के, उसको देखना है। अगर कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है तो रूटीन मैनर प्रसंज्ञान लिया जा रहा है, तो इट विल बी टर्म्ड एज साइक्लोस्टाइल कॉन्ग्निजेंसेस। तो कुल मिला के कंप्लायंसेस ऑफ लॉ मस्ट बी सीन एट दिस स्टेज। अगर कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है तो वो आपके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इंद्रजीत बनाम संतोष का एक जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, 19/4/2022 का जजमेंट है, जिसका पैरा नंबर 4.4 जो है इंपॉर्टेंट है। चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी ऑर्डर पारित करने से पहले हमको रीजंस देने होंगे। अगर रीजंस नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है और इन कोलैबोरेशन या इन कन्फर्मेशन विथ फैक्ट्स नहीं है, तो इस स्थिति में जो भी ऑर्डर्स हैं या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो अपने आप में इलीगल, आर्बिट्री और अब्यूजिव प्रोसेस होंगी। तो चीज़ें बहुत छोटी हैं, पर ध्यान रखिए और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करते हुए चलिए। तो ये चीज़ें जो लिख दी गई ना, अगर थ्योरेटिकल चलेंगे तो बिल्कुल बेकार है, बट जब तक प्रैक्टिकल हम इसका नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, हमें फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो एक एक चीज़ का अर्थ है कानून के अंदर, बट समझना आपको पड़ेगा और समझ के जो है आपको चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको बैठ के? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।